वाहे गुरु। चलो, लाइसेंस ऑफ द ओनर। हम लाइसेंस कल चालू करने वाले थे, ठीक है। लाइसेंस क्यों लगता है? कॉपीराइट यूज करने के लिए। अगर आपकी कुछ ओरिजिनलिटी है, मुझे उसे मार्केट में पब्लिश करना है, मुझे उसे मार्केट में कमर्शियली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करना है, तो प्लीज आप मुझे लाइसेंस दे दो। कई बार लोग क्या करते हैं, पब्लिश नहीं करते। कई बार लोग क्या करते हैं, पब्लिश नहीं करते, बना के रख देते हैं। कई बार लोग पब्लिश करते हैं लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब हमें अगर पब्लिश करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस करना। हमको एक्सटेंडेड टाइम के लिए पब्लिश करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस। हमको कोई भी चीज मार्केट में लानी है या इससे हमें और रिप्रोडक्शन करना है चीजों का, मतलब अगर किसी ने गाना गाया है, मुझे उसका कवर बनाना है, तो फिर उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। चलो, फर्स्ट वाले में ना सेक्शंस दिए हुए हैं, 30 से 32 बी, 31 सी, डी, ई क्या होता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन हमारा सेक्शन देखने वाले हैं। लाइसेंस बाय ओनर ऑफ द कॉपीराइट, पहला वाला क्या है? सिंपल वाला, ठीक है। ओनर से क्या लेना है? लाइसेंस लेना है। क्यों? क्योंकि हमें आपका कॉपीराइट यूज करना है। कैसे ले सकते हो? अग्रीमेंट के थ्रू ले सकते हो, ठीक है। अगर वो नहीं दे तो क्या करोगे? डिपार्टमेंट को बोलोगे, कंट्रोलर को बोलोगे कि इस ये पर्सन अननोन है, ये पर्सन का नाम मुझे नहीं मिल रहा है और मुझे इस चीज को मार्केट में लेके आना है, तो मुझे उस चीज के लिए लाइसेंस अप्लाई करा के दो। तो सेक्शन 30 एम्पावर करता है द ओनर ऑफ कॉपीराइट इन एग्जिस्टिंग वर्क और प्रोस्पेक्टिव ओनर ऑफ द इन फ्यूचर वर्क टू ग्रांट एनी इंटरेस्ट इन राइट बाय लाइसेंस एंड राइटिंग बाय हिम एंड ड्यूली ऑथर, या फिर अपने एजेंट से। तो लिखित में अग्रीमेंट करके लाइसेंस देके यूज करने का राइट दे सकते हो। एक होता है कंपल्सरी लाइसेंस इन वर्क्स विथहेल्ड फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के पास था लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए था, सब जगह एक्सेस नहीं हो पाया, एक लिमिटेड एरिया में एक्सेस हो पाया, अब मुझे उसे मार्केट में लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ओनर से कंपल्सरी लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब, if any time during the term of copyright which has been published performed in public a complaint is made to the commercial court that the owner of the copyright in the work has refused to republish that, ठीक है। उसने क्या कर दिया था? पब्लिश कर दिया था, लेकिन कंट्रोलर में कंप्लेन गई कि हमको हमारे एरिया में भी इसे पब्लिश करना है पर ये दोबारा पब्लिश नहीं कर रहा है, इसने क्या किया? हमको मना कर दिया है। तो अगर, जो मैंने बताया कि अगर ओनर आपको लाइसेंस नहीं देता है तो आप किसके पास जाते हो? कंट्रोलर के पास, ठीक है। और रिफ्यूज कर रहा है कि मैं खुद भी इसे परफॉर्म ना करूं पब्लिक में, ठीक है। हैज रिफ्यूज टू अलाउ कम्युनिकेशन टू पब्लिक बाय ब्रॉडकास्ट, करने के लिए भी मना कर रहा है कि ये वर्क ब्रॉडकास्ट भी नहीं करना है, और मेरे पास जेन्युइन रीजन है कि मुझे इस रीजनेबल ग्राउंड की वजह से इसे पब्लिश करना है, मुझे इस रीजनेबल ग्राउंड से अपने स्टूडेंट्स को ये चीजें दिखानी है, ठीक है। तो अगर वो अलाउ करता है, कंट्रोलर कंप्लेन ओनर को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि तुमने क्यों मना किया, तुम्हारे पास क्या रीजंस है। अगर उसके रीजनेबल रीजंस फॉर रिफ्यूजल लगेंगे तो अलाउ कर देगा, नहीं तो उसे रिफ्यूज करके सामने वाले पर्सन को लाइसेंस दे देगा, ठीक है। तो कमर्शियल कोर्ट आफ्टर गिविंग द ओनर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होल्डिंग सच इंक्वायरी होगी एट डीम्स नेसेसरी, सेटिस्फाई होता है कि रिफ्यूजल के रीजंस रीजनेबल नहीं थे, डायरेक्ट द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स टू ग्रांट द कंप्लेनेंट लाइसेंस टू रिपब्लिश द वर्क, परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक, या फिर कम्युनिकेशन टू पब्लिक थ्रू ब्रॉडकास्ट, ठीक है। एक एक लाइन रीड करने की जरूरत है क्या? इजी इजी लैंग्वेज में लिखा है, समझाती जा रही हूँ ताकि बोरिंग ना लगे। अब आ जाता है कंपल्सरी लाइसेंस इन अनपब्लिश्ड और पब्लिश्ड वर्क्स। अभी ये वाला क्या था बच्चे? पब्लिश पब्लिक में आ गया था लेकिन लिमिटेड एक्सेस के लिए आया था। अब या तो पब्लिश हुआ है या अनपब्लिश हुआ, इतना सारा पढ़ने से अच्छा इसका पिक्चर ले लो, समरी है उस पूरे सेक्शन की। दिख रही है क्लियर जी? डन। चलो,
ये जितने ए वाले सेक्शंस है ना, ये अमेंडमेंट आए हैं इसमें, ठीक है। अब कोई अनपब्लिश्ड वर्क है या पब्लिश्ड वर्क है, उसका आपको क्या लेना है, कंपलसरी लाइसेंस। पहला है एप्लीकेशन प्रोसेस, कैसे अप्लाई करोगे। दूसरा है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है फॉर द एप्लीकेशन। फिर डिसीजन ऑफ द कमर्शियल कोर्ट, क्यों, क्योंकि ओनर ने नहीं दिया तो कमर्शियल कोर्ट में गए। रॉयल्टी डिपॉजिट्स, अब ओनर ने आपको लाइसेंस देने मना कर दिया, आप कमर्शियल कोर्ट के पास गए, पर उसके बाद ओनर के पास कॉपीराइट के राइट्स तो रहेंगे, तो रॉयल्टी उसको मिलेगी। फिर पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है इसे किस तरीके से पब्लिश करना है, और परमिशन फॉर पब्लिकेशन लगेगी। ये हेडिंग्स बना दी है, अब इसके अंदर का देखते हैं। एनी पर्सन कैन अप्लाई टू कमर्शियल कोर्ट फॉर लाइसेंस टू पब्लिश कम्युनिकेट एन अनपब्लिश्ड वर्क विथहेल्ड फ्रॉम द पब्लिक इन इंडिया। अगर ऑथर डेड है, अननोन है, यहाँ मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा हूं, या कॉपीराइट ओनर मिल नहीं पा रहा है, तो किसको अप्लाई किया इसने, कमर्शियल कोर्ट को। अगर ओनर रिफ्यूज कर दे रहा है तो किसको अप्लाई कर रहा है, कंट्रोलर को। क्लियर, ठीक है। अगर ओनर गायब है, पता नहीं है कहाँ है, मिल नहीं रहा है, डेड है, तो किसको अप्लाई किया है, कमर्शियल कोर्ट। अगर रिफ्यूज कर दे रहा है कि नहीं दूंगा पब्लिश करने, तो किसको बोल रहा है, कंट्रोलर को, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग द एप्लीकेंट मस्ट पब्लिश द प्रपोजल इन वाइडली सर्कुलेटेड इंग्लिश न्यूज़पेपर इफ एप्लीकेबल इन द न्यूज़पेपर ऑफ लैंग्वेज ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अपने हिंदी, इंग्लिश या फिर लोकल लैंग्वेज जिसमें भी आपको एक न्यूज़पेपर में ऐड देनी है कि मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ओनर तो मिला नहीं है। एडिशनल रिक्वायरमेंट, प्रिस्क्राइब फॉर्म में एडवर्टीजमेंट पब्लिश करनी है, पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। डिसीजन कमर्शियल कोड इंक्वायरी करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट के पास जाएगा कि इसको लाइसेंस दे दो, ताकि ये जो अनपब्लिश्ड चीज है या पब्लिश्ड चीज है उसके लिए कंपलसरी लाइसेंस आप दे दो, ताकि इसे पब्लिश कर सके। और आपको तो पता है ये किसका है कॉपीराइट, तो हम उसके लिए रॉयल्टी भी डिपॉजिट आपके पास करा देंगे, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ द कॉपीराइट और द लीगल रोल, या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो डेड है तो उन सबको बेनिफिट तो मिलेगा ही। If the original author deceased, if deemed national interest, the central government may require our authors hire executor to publish the work within the specified period. अब जिसने बनाई थी मूवी उसकी डेथ हो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि लेकिन नहीं ये पब्लिश होना चाहिए, तो वो उसके घर वालों को बोल देगा या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोल देगा कि इसे पब्लिश करके दो, ठीक है। इफ अ वर्क इज नॉट पब्लिश्ड within the specified period, the commercial may permit upon an application subject to payment of determined royalty. तुमने पब्लिश किया नहीं किया, रॉयल्टी तुम्हें देनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाता है स्टैट्यूटरी लाइसेंस फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ लिटरेरी म्यूजिकल वर्क एंड साउंड रिकॉर्डिंग। ये वो वाला है जो आप मूवी स्क्रीन में देखने जाते हो, ठीक है। उनको क्या लगता है, एक लीगल लाइसेंस, एक स्टैट्यूटरी लाइसेंस लगता है कि हमें इसे ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है। तो ये सेक्शन 31D. Any broadcasting organization desires to communicate to public by way of broadcast या by way of performance of literally यानी play वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उस वजह से करना है, या साउंड रिकॉर्डिंग which may be already been published may do so subject to provision of this section. तो ब्रॉडकास्टिंग भी अलाउड है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, स्टैट्यूटरी लाइसेंस लेना। प्रायर नोटिस लगेगा किस टेरिटोरियल कवरेज में आप ब्रॉडकास्ट कवर कर रहे हो, ठीक है। अगर रेडियो ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो उसके रेट अलग होते हैं, अगर स्क्रीन ब्रॉडकास्ट करते हो तो उसके रेट अलग होते हैं। फिर फिक्सिंग द मैनर एंड रेट ऑफ रॉयल्टी ऑफ द कमर्शियल कोर्ट में रिक्वायर ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन पे एडवांस टू द ओनर राइट। कई बार आपको एडवांस भी देना पड़ता है फॉर द रॉयल्टीज। नेम ऑफ द ऑथर एंड प्रिंसिपल, जब मूवीज आती है तो पूरा आता है, कौन है प्रोड्यूसर सबसे पहले वही आता है, लास्ट में सारे नाम आते हैं किन किन ने इसमें परफॉर्म किया, किन किन ने हेल्प की, वो सारी चीजें आपको ब्रॉडकास्ट में मेंशन करनी पड़ेगी। कोई अदर देन ऑल्टरेशंस अलाउड नहीं है, अगर आपको ओनर परमिट करता है तो आप कर सकते हो, वरना कोई भी ऑल्टरेशंस उनके कॉपीराइट वाली जो आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो उसमें नहीं कर सकते। अब शाहरुख खान की मूवी चल रही है तो उन लोग कई बार बीच बीच में ऐड जो आती है ना, जो थिएटर ब्रेक मिलता है हमको, उसमें कई बार उन लोगों के बीच में ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस में होता है कि सलमान खान के सॉन्ग्स नहीं चलने चाहिए बीच में, क्योंकि मूवी शाहरुख खान की चल रही है, ठीक है। ये उनके लीगल डिपार्टमेंट से आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये फ्रेश ऑल्टरेशंस नहीं कर सकते, तो अगर किसी की मूवी चल रही है तो उनके पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आप पूरी मूवी दिखाना, एंड में ये दिखाना, स्टार्टिंग में ये दिखाना, इसके अलावा आप इन स्टार्टिंग में या एंड में ये सारी चीजें, इसके अलावा कोई और चीज नहीं दिखा सकते, नॉट इवन ब्रेक्स। तो जो ब्रेक में भी ऐड आती है वो स्पॉन्सर्ड जो ऐड होती है वही अलाउ होती है, किसी की भी ऐड वो प्रमोट नहीं करते, जहां से उनको पैसा मिलता है वही वाली ऐड प्रमोट करते हैं,
ठीक है, तो कोई और ऑल्टरेशन अलाउड नहीं है। अब जो जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है उसको ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, मैंने किस किस के कॉपीराइट्स वाली चीजों को अपनी स्क्रीन में दिखाया हुआ है, मैंने किस किस को रॉयल्टी दे दी है, तो अपने अकाउंट्स उनको मेंटेन करके रखने हैं। तो जो ब्रॉडकास्ट ऑर्गेनाइजेशन है शैल मेंटेन सच रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेंडर्स टू ओनर्स राइट सच रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स अलाउ ओनर राइट ड्यूली ऑथराइज एजेंट, ये सारी चीजें वो आके देखना भी चाहे तो देख सकते हैं ना प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस लिया और कुछ किया नहीं तो वो क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, बस इतना ही लिखा है। ठीक है, आफ्टर ग्रांटिंग द लाइसेंस द ओनर ऑफ कॉपीराइट, अगर तुमने कुछ ट्रांसलेशंस कर दिए उसमें जो हमने तुम्हें मना किए थे तो भी क्या कर देंगे, हम आपका कॉपीराइट टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा, अब है कॉपीराइट सोसाइटी। ठीक है, इसका भी मैं बस बता देती हूँ, कॉपीराइट क्या कौन ले रहा था, अभी एक ऑथर लेता। हम सब जब एक मूवी बना रहे थे तो हम एक एसोसिएशन फॉर्म करके भी कॉपीराइट ले सकते थे। कल भी श्रेयांश पूछा था कंपनी के नाम पे कॉपीराइट होगा तो फिर कैसे 60 इयर्स तक रहेगा ये वो, तो सिर्फ 60 इयर्स तक मिलता है, लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एंड 60 इयर्स नहीं मिलता है। तो अगर हम एक सोसाइटी, हम एक एसोसिएशन बन जाते हैं हमारी मूवी के लिए, तो हम सबको 60 साल के लिए उस मूवी का कॉपीराइट मिल जाता। ठीक है, तो बस अगर आप एक कॉपीराइट सोसाइटी ले रहा है तो पहली बात तो सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और वो कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी अंडर कॉपीराइट एक्ट में मानी जाएगी और उनको एक कलेक्टिव कॉपीराइट मार्क मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द ऑथर्स एंड अदर ओनर्स, यहाँ पे ऑथर कौन था, मैं थी। ठीक है, जिसमें मैं बता रही थी ये मेरा आइडिया ये वो, अब तुम सब भी कॉपीराइट के ओनर हो क्योंकि तुमने सबने भी उसमें काम किया है। जैसी एक मूवी बनती है ना, इसमें सबसे वैसे समझो, जब एक मूवी बनती है ना तो उसमें कंपोजर होता है, लिरिक्स वाला होता है, ठीक है, कैमरा वैमरा वाले तो चलो ठीक है, एक तो डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है और एक जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं। ठीक है, तो अब जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो मूवी में डांस करते हैं। ठीक है, कई बार हमने सिर्फ सिर्फ डांस के लिए भी कोई कोई हीरोइनों को बुलाया होता है कि आप इस गाने में सिर्फ परफॉर्म करने आओगे। जैसे अगर मैं बोलूं जी, माधुरी दीक्षित ने वो सॉन्ग किया था घाघरा वाला, ठीक है, उस मूवी में वो एक्ट्रेस थी क्या, नहीं थी, वो सिर्फ उस सॉन्ग के लिए आई थी। अब अगर वही सॉन्ग वो किसी सीरियल में गई है, कोई रियलिटी शो में गई है, ठीक है, वहां पे उसने वो चीज परफॉर्म कर दी। अब मूवी तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की थी, तो उस पर कॉपीराइट के एक्शंस आ सकते हैं कि तुमने परफॉर्म कैसे किया, तुमने तो हमारी मूवी के लिए परफॉर्म किया था। तो ये परफॉर्मर राइट भी तो उसको मिलना चाहिए ना कि भाई उसने परफॉर्म किया, उसको कोरियोग्राफी सिखाई गई थी, उसने वहां डांस किया। अब सेम डांस वो कहीं और भी परफॉर्म कर सकती है और वो भी रॉयल्टी ले सकती है अगर कोई और इस चीज को कॉपी करना चाहे तो, मतलब एक और मूवी बनेगी जिसमें घाघरा वाला सॉन्ग आ जाए, तो क्या प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ही रॉयल्टी मिलनी चाहिए कि उसमें माधुरी दीक्षित को भी मिलनी चाहिए। तो पहले नहीं देते थे, अब देने लग गए हैं। ठीक है, पहले नहीं देते थे परफॉर्मर्स को ये राइट, अब देने लग गए, ये अमेंडमेंट के बाद आया। अब ये एक चीज समझो, वो खुद परफॉर्म कर रही है तो पहले अगर नहीं देते थे तो उसको भी कॉपीराइट वाले लाइसेंस लेने पड़ते थे कि मैंने आपकी मूवी में परफॉर्म किया, कॉपीराइट्स आपके पास है, तो आप प्लीज मुझे कंपलसरी लाइसेंस दे दीजिए कि अब कभी कभी मैं अगर रियलिटी शोज में जाऊं और अगर वो मुझे मेरी एंट्री करवा दे घाघरा घाघरा और मुझे वही स्टेप्स करने पड़ जाए तो आप मुझे कॉपीराइट के लाइसेंस दे दो। ठीक है, तो अब वो राइट्स उनको भी मिलने लग गए। तो अब अगर सेम मूवी प्राइम में भी आएगी, अगर नेटफ्लिक्स में भी आएगी वो, तो उधर पे भी अगर ये पूरी वीडियोग्राफी चल रही है और उन्होंने सॉन्ग में भी अगर कॉपीराइट्स लिया होगा तो उसको भी मिल जाएगा। ठीक है, the copyright society is legal body that protects safeguard the interest of the owner in the product which copyrights subsist। ठीक है, तो ऑथर को भी मिलता है और प्रोडक्ट के अंदर मतलब वीडियो के अंदर जो जो लोग हैं उन सबको भी वो राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, द कॉपीराइट सोसाइटी गिव assurance to creative author of commercial management of their work. It should also be described as registered collective administrative society for management protection of कॉपीराइट। कुछ नहीं, सोसाइटी के लिए भी एक कॉपीराइट, अभी तक जो कॉपीराइट का मीनिंग देख रहे हो अब वो एक सोसाइटी फॉर्म में भी उनको मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट सोसाइटी, नॉर्मली कॉपीराइट के लिए कैसे रजिस्टर करते हैं, एप्लीकेशन देके डिपार्टमेंट को, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देके उनको लगेगा तो जैसा भी प्रोसीजर आएगा। ठीक है, इसके लिए भी आपको रजिस्टर करना है तो अपनी सोसाइटी पहले रजिस्टर करा लो। ठीक है, तो जो भी पर्सन है वो
इसको रजिस्टर करा सकते हैं बाय एप्लीकेशन. द ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी कंटिन्यू टू हैव द राइट टू ग्रांट द लाइसेंस रिस्पेक्ट ऑफ ओन वर्क कंसिस्टेंस एंड ऑब्लिगेशन एज अ मेंबर ऑफ रजिस्टर कॉपीराइट सोसाइटी. उसमें जितने लोगों ने ओनरशिप ली होगी कॉपीराइट की, उनके पास ये भी राइट है कि वो किसको लाइसेंस देना चाहते हैं, किसको नहीं, वो भी वो डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है, ये कंप्लीट राइट देखो लिखा है, लिटरेरी हो, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क इनकॉर्पोरेटेड इन अ मूवी, ठीक है ना, फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग शैल बी क्राउड थ्रू आउट द कॉपीराइट सोसाइटी ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. सबको मिल जाएगा वो राइट. Subsection 3 of 33 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्स एसोसिएशन ऑफ पर्संस एज अ कॉपीराइट सोसाइटी आफ्टर टेकिंग अकाउंट द फॉलोइंग पर्सन. सेंट्रल गवर्नमेंट इनका नाम लिख लेगी. हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट इनका नाम लिख लेगी. ये बंद हो जाएगी तो कर दोगे. वो देखेगी कि इंटरेस्ट ऑफ ऑथर क्या है और ओनर्स का राइट क्या है. ठीक है, इंटरेस्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक. पब्लिक के लिए क्या मतलब है, अगर कल को किसी को इस चीज का लाइसेंस भी चाहिए तो सोसाइटी देगी कि नहीं देगी, और इसको पब्लिश करने से पब्लिक का फायदा हो रहा है कि नहीं. एबिलिटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स. एप्लीकेंट्स कौन है, जो इसका लाइसेंस लेंगे टू ब्रॉडकास्ट देयर मूवी. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइट्स ऑफ ओनर्स ऑफ द सोसाइटी. पलक रीड करना चालू करना, ये भी एक अग्रीमेंट से होगा और इंडिया के बाहर भी आपको कई बार राइट मिल जाता है. एक्सपेंसेस सबको क्लियर है. जितने लोग ओनर है, जितने लोग ऑथर है, उनके पास ये राइट तो है, लाइसेंस दे सकता है. अगर आप ये करते हो तो पूरी सोसाइटी के पास पावर है कि वो लाइसेंस दे सकते हैं, वो फीस कलेक्ट कर सकते हैं, फीस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने एक्सपेंसेस काट के, और कोई अदर फंक्शंस होंगे विद रिगार्ड टू कॉपीराइट तो वो भी उसे फॉलो करेंगे. ठीक है, कंट्रोल ओवर द कॉपीराइट सोसाइटी बाय द ऑथर एंड अदर ओनर्स राइट. अगर फॉरेन वही चीज लिखी है कि अपने पास भी राइट है, किसी और को भी देना है तो तुम उसके ऊपर भी कंट्रोल करके वो चीज राइट को बना सकते हो. ठीक है, क्योंकि कंप्लीट सोसाइटी का राइट इसमें कवर होएगा. राइट्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ परफॉर्मर्स. राइट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्मर्स, यही चीज जो मैं बता रही थी, किस किस का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, परफॉर्मर्स का राइट है, एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का है, और अलग से परफॉर्मर्स, इंडिविजुअल परफॉर्मर्स को भी राइट मिलने लग गया है अब कॉपीराइट. ठीक है, ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट. जब भी कोई भी अगर आपने लाइसेंस ले लिया है किसी कॉपीराइट का, तो आपके पास क्या राइट है कि आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो इसको. तो आपके पास एक स्पेशल राइट है कि ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ब्रॉडकास्ट. ठीक है, ये राइट आपको 25 ईयर्स तक मिल जाता है. ठीक है, एक कैलेंडर के, कि आप री ब्रॉडकास्ट कर सकते हो. एक बार मूवी दिखाई तो क्या दोबारा नहीं दिखा सकते क्या, दिखा सकते हैं. ठीक है, कॉज द ब्रॉडकास्ट टू बी हर्ड सीन बाय द पब्लिक ऑन पेमेंट ऑफ एनी चार्जेस. तो टिकट के चार्जेस दो और सब सब वो मूवी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. सेम गाने भी सुन सकते हैं, गाने को देख भी सकते हैं, और जो परफॉर्मर ने परफॉर्म किया वो भी देख सकते हैं. इसके अलावा उनको अगर इसका कोई कमर्शियल रेंट वगैरह भी दे के आगे इसको ट्रांजेक्शन में करना है तो उसका लाइसेंस भी लेके दिखा सकते हैं ये लोग. ठीक है, ये आ गया सेक्शन 38. परफॉर्मर्स राइट. एनी परफॉर्मर अपीयर्स एंगेजेस इन एनी परफॉर्मेंस, ही शैल हैव अ स्पेशल राइट नोन एज परफॉर्मर्स राइट टू सच परफॉर्मेंस. द परफॉर्मेंस कितने साल के लिए मिल जाता है इसको, ये
50 साल के लिए, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर, फ्रॉम द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर द परफॉर्मेंस इज मेड। आज मूवी आई तो अगले साल से कितने 50 साल तक तुम्हारे पास वो परफॉर्मेंस राइट भी है। एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द परफॉर्मर, क्या राइट होगा, वही जो मैं बता रही हूँ, माधुरी दीक्षित को वो गाने को कहीं भी परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो ब्रॉडकास्ट राइट्स हो गए, ठीक है। ब्रॉडकास्ट राइट्स क्या हो गए, हम मूवी दिखा सकते हैं। अब मैं ऑनलाइन एक मूवी दिखा रही हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स दिखा रही हूँ जो मैं देख आई हूँ मूवी, और फिर उस पर रिव्यू दे रही हूँ, तो मेरे पे कॉपीराइट के एक्शंस आएंगे क्या? क्या नहीं है? तो इन्फ्लुएंसर्स बैठ के क्या कॉपीराइट का बार बार लाइसेंस लेते हैं? छोटे छोटे नहीं, चलो कंप्लीट मूवी दिखा दी, तन्मय भट्ट करता है पूरी मूवी दिखाता है और रिव्यू देता जाता है, फिर पॉज करता है, फिर हंसता है कोई कोई एक्शंस पे, तो फिर मैं बता रही हूँ ऐसा होता है। एक 2 आवर का उसका यूट्यूब वीडियो है, ठीक है, जिसमें उसने पूरी मूवी दिखाई है, हार्डली कुछ सीन्स कट किए होंगे उसने हियर एंड देयर, और उस मूवी पे रिव्यू देता गया है, एंड ही इज वाचिंग द सेम, मतलब द सेम मूवी विद समबडी एल्स ऐसे। हाँ, जब आप रिव्यूज के लिए वीडियोस उठाते हो या सीन्स उठाते हो ना, तो आपको इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहा जाता है, ठीक है। आप इन्फ्रिंज थोड़ी कर रहे हो उसका राइट, उसने कमाया है ब्रॉडकास्ट करके, रिव्यूज के राइट हमारे पास है, ठीक है। तो इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता है। कॉपीराइट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लाइसेंस वाली चीज। अभी हम लाइसेंस वाला देख चुके हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज रिप्रोड्यूस करनी है, कोई चीज ब्रॉडकास्ट करनी है, तो आप उसका लाइसेंस लो। आपको कोई चीज का रिव्यू करना है तो इसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहा जाता है। क्लियर है? एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द परफॉर्मर क्या है, कि वो साउंड रिकॉर्डिंग विजुअल रिकॉर्डिंग अपने घर में बैठ के दोबारा भी करना चाहे तो कर सकता है। जब सोनू निगम ने कोई गाना दिया तो फिर परफॉर्म नहीं करते आके स्टेज में, सुनिधि चौहान के शोज चलते रहे, कॉन्सर्ट्स करते हैं आके, इवेंट्स करते हैं, तो वो कर सकते हैं, ये उनके पास एक्सक्लूसिव परफॉर्मर राइट है क्योंकि ये उनका गाना है, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एनी मटेरियल, कॉपीज इशू कर सकते हैं, ठीक है, नॉट बीइंग द कॉपीज ऑलरेडी इन सर्कुलेशन, उसी का कवर वर्जन बना के कॉपीज इशू कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इट टू द पब्लिक, सेलिंग और गिविंग ऑन अ कमर्शियल रेंटर, या फिर सेल कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट टू कम्युनिकेट द परफॉर्मेंस टू द पब्लिक एक्सेप्ट व्हेन द परफॉर्मेंस इज ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट, ठीक है। आके ब्रॉडकास्ट भी करवा सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस। तो ये एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द परफॉर्मर हो गए। मॉरल राइट ऑफ द परफॉर्मर क्या है, ये अमेंडमेंट होगा कि have the right to claim to be identified as a performer, and the except omission is dictated by the manner use of performance to restrain claim damages। अगर उसने मूवी में परफॉर्म किया है तो वही मैं बोल रही हूँ, उसके पास मॉरल राइट्स क्या है कि कहीं पे भी ओनर ने अगर कॉपीराइट्स कमाए हैं तो उसको भी ये इस अमाउंट का पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कोई डैमेजेस वगैरह क्लेम कर रहा है तो उसके लिए उसको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं पे यूज हो रहा है तो उस और उसका कॉपीराइट का पेमेंट आपको आ रहा है तो परफॉर्मर को वो राइट मिलना चाहिए। कॉपीराइट टू द फॉरेन वर्क्स, आपको वैसे तो कॉपीराइट एक्ट कहता है कि हम कॉपीराइट सिर्फ उसमें देंगे जो इंडिया में आप लेके आए हो, ठीक है। ओनली विच इज परफॉर्म्ड इन इंडिया, ओनली विच इज पब्लिश्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके लिए आपको क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है। लेकिन इसका एक्सटेंशन आपको फॉरेन कंट्री तक भी मिल सकता है अगर आप अप्लाई करो तो एक्सटेंड ऑफ द बेनिफिट्स प्रोविजंस फर्स्ट पब्लिश्ड इन एनी फॉरेन कंट्री भी मिलता है, नॉट बियॉन्ड विच इज अवेलेबल इन द होम कंट्री, दैट टू अ रेसिप्रोकल, the foreign country must grant similar protection to works entitled the copyright under the act। अगर हमें यहाँ पे कॉपीराइट लिया और सेम चीज के लिए हमने अप्लाई फॉरेन कंट्री में किया तो हमको वहां तक का एक्सटेंशन मिलेगा, सेम जैसे इंडिया में मिलता है। अब उनने इंटरनेशनल कॉपीराइट का ऑर्डर यहाँ पे डाल दिया, ये आप बस एक बार रीड कर लेना। पूरा हर एक ट्रीटी के बारे में लिखा है, किस ट्रीटी कहाँ तक का आपको एक्सटेंशन देती है। अगर इटैलिक में लिखा होता है ना तो एग्जैक्ट बेयर एक्ट का कॉपी करके दिया है, तो ऑर्डर एग्जैक्ट छाप दिया है। टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, ठीक है। अगर आपने कॉपीराइट लेना है तो क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। क्या कंपलसरी कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन लेना? नहीं है, ठीक है। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कॉपीराइट के अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट राइट्स एक्सेस कर सकते हैं, कभी कभी कर सकते हैं, पढ़ा नहीं।
सबको नींद आ रही है ना। अभी पता है इसके बाद एक टॉपिक क्या है? प्रोसीजर के बाद इन्फ्रिंजमेंट खोलो, उसके बाद इन्फ्रिंजमेंट है। फिर देखो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, पेज नंबर 477, और पॉइंट्स देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। 30 है, 33। और अपने मुंह देखो। और उसके बाद खत्म है। अच्छा एक चीज करते, एक चीज करते, तुमको मैं बोर नहीं करती, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है? इसमें कुछ नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ सुनते जाओ बस, ठीक है? मत रीड करो, मैं भी नहीं कर रही, मैं बोर नहीं कर रही तुमको, बस मेरी बात सुनते जाओ। तुमको मैं होमवर्क दूंगी, आराम से घर पे सिर्फ आधा घंटा लेना, आधे घंटे से ज्यादा नहीं, टाइम देख के आधा घंटा, सिर्फ जो पेज बोलूंगी वो पढ़ के आना, ठीक है? टाइम से आधा घंटा। ओके, फिर हमें एफटीपी भी पढ़ना है क्योंकि हमारा एक चैप्टर और बाकी है, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम पहले आईपीआर का रिवीजन करेंगे, फिर बाकी चैप्टर्स का, क्योंकि ये अभी ताजा ताजा पढ़ा है ना, तो इसको हम विद क्वेश्चंस रिवाइज कर लेंगे कि कैसा होता है, और इसका टेस्ट भी दे देना तुम लोग, ठीक है? रिवीजन के बाद टेस्ट दे देना, तो रिवीजन में याद कराऊंगी ना, ठीक है? नहीं, जब मैं पांचों चैप्टर्स रिवाइज करा दूंगी उसके बाद तुम्हारा टेस्ट। चलो, रजिस्ट्रेशन में बोलता है, रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में बोलता है कि एक आपको कंपलसरी कॉपीराइट लेने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपका कोई चीज जो मार्केट में पब्लिश हो गया है, अगर किसी ने उसको कॉपी करने की कोशिश की तो आप एक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर कॉपीराइट किया होता है तो आपके पास थोड़े बेनिफिट्स होते हैं, अगर आप प्योर एविडेंस लेके आओ कि ये मेरा ही है, मैं ही इसका ऑथर हूं, तो आप बिना कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराए भी राइट्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो सिंपली कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन दे के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, इसमें और कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप गुड्स और सर्विसेज में काम करते हो, ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज में भी, तो उसका आपने ट्रेडमार्क लिया होगा, ठीक है, तो ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट हमको दिखा दो कि हम कहीं से भी उस ट्रेडमार्क को अफेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे अपने आर्टिस्टिक वर्क में। तो अगर उसके अगर गुड्स, लोगो है, लोगो क्या कराया, लोगो डिजाइन है, आर्ट वर्क है, रजिस्टर कराया कॉपीराइट के अंदर, उसके अंदर गुड्स भी है, तो गुड्स के लिए हमने ट्रेडमार्क ले रखा है और उसको हम अफेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है? फिर रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट पासेस सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिविल कोड्स, ये हमने बचपन में भी पढ़ा है, सिविल पार्ट्स होती है हर ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है? तो नेम एंड टाइटल ऑफ द वर्क, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑथर एंड पब्लिशर एंड ओनर्स कॉपीराइट उसके पास होने चाहिए। और उनके पास क्या होती है? सिविल पार्ट। सिविल पार्ट क्या होता है? समनिंग, एनफोर्सिंग, रिक्वायरिंग डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट्स, एग्जामिनिंग ऑफ ओथ विथ विटनेस का एग्जामिनेशन, वही सेम चीज है, ठीक है? प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर तुमने हर जगह पढ़ा है, कुछ नहीं, एप्लीकेशन देनी है, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच वर्क, हर एप्लीकेशन के लिए फीस लगेगी, फीस भरोगे, साइंड बाय द एप्लीकेंट होना चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे अटॉर्नी से होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद फीस पेड टू बी इधर इन फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर, सिंपल प्रोसीजर। और यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है कि अगर सबसे पहले एप्लीकेशन देनी है विथ फीस, उसके बाद डायरी नंबर मिलेगा, उसके बाद 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शंस आएंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगे तो क्या होगा, और क्या होगा, और ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे तो क्या होगा, ठीक है? वही चीजें डिस्कशंस होगा, तुमको एक बार ये रीड करना है। क्या? यस और नो? क्या बोला इसने? माय गॉड, बहुत ज्यादा तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है कि क्या पढ़ाया था 8, 8:30 बजे? इतना अनन्या मैंने तुमसे एक्सपेक्ट, आई आई बिलीव ये नुपुर का असर है, आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी वेरी श्योर, ये मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। योर ने मैंने अनन्या से तो मैं नहीं सोच सकती कि वैसा घटिया जोक मारेगी क्लास। और वो पता है एक्सप्रेशन भी देती जा रही है, ऑब्जेक्शन में ऐसे क्यों एक्सप्रेशन दे रही है कि जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रही है। और योर नेम, ऑब्जेक्शन फाइल्ड, योर नेम। प्लीज यहाँ ऊपर यहाँ नहीं बैठ सकती, या तुम यहाँ नहीं बैठ सकती।
इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? अनऑथराइज यूज ऑफ योर कॉपीराइट। अगर कोई भी पर्सन आपसे बिना पूछे से रिप्रोड्यूस कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, इसकी कॉपीज बना बना के बेचेगा, इसको पायरेसी कर देगा, तो वो क्या कर रहा है? आपके राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। अब इन्फ्रिंजमेंट मतलब सिर्फ इतना, डज एनीथिंग विथ योर एक्सक्लूसिव राइट, या फिर तुम्हारे राइट्स यूज करके कम्युनिकेट कर करके पब्लिक को क्या कर रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट कॉपी मतलब लिटरेरी वर्क और आर्टिस्टिक वर्क को रिप्रोड्यूस करना, तुम्हारी फिल्म को किसी अदर मीडियम बाय मींस ऑफ पब्लिकली शो कर देना, साउंड रिकॉर्डिंग का तुमसे बिना पूछे अपना एक साउंड रिकॉर्डिंग बना देना, या प्रोग्राम्स वगैरह को जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है उसको रिप्रोड्यूस करना, या राइट ऑफ अ परफॉर्मर को यूज कर लेना। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गई? कॉपीराइट का इन्फ्रिंज कॉपी हो गई। व्हाट आर द कॉमन इन्फ्रिंजमेंट? इन्फ्रिंजमेंट कॉपीज बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। सेल कर देना, या फिर ऐसी जगह जहां पे हमने अलाउ नहीं किया था वहां पे आपने क्या कर दिया? उसे पब्लिश कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दी कॉपीज पब्लिक में। ठीक है, पब्लिश एग्जीबिशंस ऑफ इन्फ्रिंज कॉपी बाय वे ऑफ ट्रेड, उससे प्रॉफिट कमाया, या फिर हमारी कॉपीज को क्या कर दिया? इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, बाहर से भी अगर कोई चीज लेके आओगे जो हमने फॉरेन में जाके कॉपीराइट ली हुई थी, इंपोर्ट करके यहाँ पे अगर वो करोगे प्रोड्यूस, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? इन्फ्रिंजमेंट। अब सिर्फ सुनते जाना, तुमको नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है? सिर्फ सुनते जाना, ना ही मार्क करो, जब रीड करोगे तब मार्क करना। ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जब बच्चे वो कहते हैं कि इसको हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहते हैं। ठीक है, ऐसी कोई 33 बातें हैं जिसको वो कहते हैं कि इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। वो क्या है? पहली चीज, फेयर डीलिंग। अगर कोई फेयर डीलिंग से काम उठा के काम पब्लिश कर रहे हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? पब्लिश इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। चाहे मैं पर्सनल यूज के लिए किसी का कॉपीराइट वाली चीज ले रही हूँ और उससे रिसर्च कर रही हूँ, तो ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। कोई ऐसी चीज जिसमें मैं सिर्फ रिव्यू दे रही हूँ या अपने क्रिटिसिज्म सुना रही हूँ, इसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहेंगे। रिपोर्ट कर रही हूँ करंट इवेंट्स क्या है, करंट अफेयर्स क्या है, या कुछ लेक्चर में जैसे रॉकी भैया करते हैं, ठीक है, आज की डेट में क्या होगा, या जनरल एग्जाम्पल, ये जो एक्ट है, ठीक है, ये बेयर एक्ट में आया था, लेजिस्लेचर का एक्ट था, उसके बाद तुम्हारी बुक्स में आया है। ठीक है, तो क्या इंस्टीट्यूट ने उसे इन्फ्रिंज कर दी? उनकी कॉपी नहीं की। ठीक है, ये जो मॉड्यूल है, सेम ऐसी मॉड्यूल बना के मार्केट में बेचूंगी तो इन्फ्रिंजमेंट है, कॉपी करना है। अगर इसी मॉड्यूल की रेफरेंस से अपने नोट्स बनाऊंगी और फिर मार्केट में सेल करूंगी तो इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। ठीक है, मेकिंग कॉपीज और अडेप्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जब मार्केट में, अब मैंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, उसी की बैकअप कॉपीज बना के रखी, उसी की कॉपीज बनाई कि मार्केट में इसे एटलीस्ट यूज होना चालू हो, जो मैं एग्जांपल दी थी चैट जीपीटी का। ठीक है, तो उसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहते। ठीक है, डूइंग एनी एक्ट और नेसेसरी ऑब्टेन एसेंशियली फॉर ऑपरेशन इंटर ऑपरेटिव इंडिपेंडेंट, कोई ऐसी चीज जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे यूज कर रही हूँ, उसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहते। अंशिका ने बोला था कैरियोके वाली चीज, गाना खुद से रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपने फोन में रिकॉर्ड करके रख रही हूँ, इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ अगर, तो अगर सामने वाले को लगता है कि इस पे एक्शन लेना है, कि इसने मेरे गाने को दोबारा गा के यूट्यूब पे डाला है, उसको बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हो सकता है अर्न भी कर रहा हो, तो इन्फ्रिंजमेंट तब माना जाएगा जब वो एक्चुअली इसे कमर्शियली ट्रांजेक्शन के लिए कर रहा था। वो उसको पता ही नहीं था कि इससे इससे कॉपीराइट का किसी का इन्फ्रिंजमेंट होगा, तो उस पे उसे भी कोर्ट या डिपार्टमेंट या कमर्शियल कोर्ट मना कर देगा कि इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। ठीक है, मेकिंग कॉपीज ऑफ कमर्शियल प्रोग्राम नॉन कमर्शियल पर्सनल यूज के लिए, मतलब मैं कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं बना रहा हूँ, मैंने इसी की कॉपी क्रिएट की अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, उससे मैं कहीं मार्केट में बेचने का काम नहीं कर रहा हूँ, तो इसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहेंगे। ट्रांजिट इंटरनल, अपने ही यहाँ स्टोरेज बनाना इलेक्ट्रॉनिक बेस पे, इसी चीज का स्टोर करके रखना, उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहते। ठीक है, reproduction of any work for the purpose of judicial proceedings or for the purpose of report of judicial proceedings, अगर किसी मूवी से तुमको दिक्कत है कि मेरे रिलीजियस हार्म हो रहे हैं, पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट हो रहा है, तो तुमने क्या किया? मूवी का रिप्रोडक्शन किया फॉर अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स निकाल के एक मूवी क्रिएट की कि इसमें देखो रिलीजियस अफेक्ट हो रहा है। जज तो बैठा नहीं 3 घंटे तुम्हारी मूवी देखने के लिए, तुम वो 5 मिनट की मूवी लेके आओगे ये वाले सीन्स में, तो इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर यही जो मैं बोल रही हूँ, सेक्रेटरियल लेजिस्लेचर इन हाउस ऑफ 2 हाउसेज या सेक्रेटरियल इधर अदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ने कुछ बनाए हैं ऑर्डर्स, ये वो, उनको अगर कॉपी करके मार्केट में बेचोगे तो उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ दीज
मैं उसकी अगर नोट्स बना रही हूँ जो उनने लॉ बनाया हुआ है और उसको मार्केट में दे रही हूँ तो उसको भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन ऑफ एनी वर्क इन अ सर्टिफाइड कॉपी इन अकॉर्डेंस विद एनी लॉ, तो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा क्योंकि मुझे लॉ परमिट करता है कि मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। रीडिंग और रेसिटेशन इन पब्लिक, अब मैं तुम्हारे पास बेयर एक्ट आके रोड में रीड करना चालू कर रही हूँ कि इसमें ये लिखा है, तो इसको भी पब्लिश या फिर इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। Reproduction of a work by a teacher or a pupil in a course of instruction as a part of question to be answered in an examination or answer to such questions, कहीं से उठा के मूवीज के क्वेश्चन आ गए तुमको तो इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहते, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर मैंने वो मूवी दिखाई है क्लोज रूम में, बच्चों को मूवी दिखाई है, इसके बाद होगा एनक्लोज रूम में, हॉल में अगर वो मूवी दिखाई है तो उसको भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली कहा है। या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अब कोई मेरे को अब्रॉड की मूवी दिखी, ठीक है, जिसमें एक शॉर्ट क्लिप है जिससे टीम बिल्डिंग सिखाएगा, वो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में चला दी, तो इससे इन्फ्रिंजमेंट नहीं। मैं मार्केट में सेल कर रही हूँ क्या? नहीं। वो कल को जाके इससे पैसा कमाएंगे? नहीं। जस्ट ट्रेनिंग वीडियो जिससे आप सीख सकते हो। तो कई बार बच्चों, अभी तो तुम लोग इसमें आगे 11th 12th में कई बार मूवीज नहीं दिखाई वहां पे, फिर एकदम एंथू वाली या फिर ये इंडिया वाली जिसमें तुमको हाँ बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, ऐसी वाली मूवीज जो मोटिवेशनल मूवीज, इंस्पिरेशनल मूवीज, तो इसको हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ वो मूवी ब्रॉडकास्ट भी कर देंगे तो इससे इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहते। अब जो मूवीज में होता है वो हम परफॉर्म भी करते हैं, गणपति के टाइम पे सोसाइटीज में फंक्शंस होते हैं, वहां पे हमने परफॉर्म कर दिया, माधुरी का वही घाघरा वाला डांस भी कर दिया कॉपी पेस्ट, तो उसे इन्फ्रिंजमेंट बोलोगे क्या? नहीं, ठीक है। कोई भी चीज न्यूज मैगजीन्स में आने को भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहते। एक और चीज है कि अगर तुमने कोई बुक की कॉपी बनाई है, सिर्फ 3 कॉपीज रखी है लाइब्रेरी में रीड करने के लिए, उसको मैं सेल करने के लिए नहीं बना रही हूँ, तो इसको भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहेंगे। तो एक कॉपी उसकी सिर्फ 3 बना रहे हो, एक बुक की सिर्फ 3 कॉपीज बना रहे हो, लाइब्रेरी में सिर्फ क्या करने के लिए रखी है? रीड, नॉट फॉर सेल। सेल के लिए रखोगे तो दिक्कत है, तो फिर इन्फ्रिंजमेंट है। Reproduction of for a purpose of research या private study with a view of publication of unpublished literary dramatic, सिर्फ रिसर्च के लिए हमने अगर ऐसे कोई किसी का आर्टिस्टिक वर्क उठाया है तो उसको भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहते, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ 20 पे पहुंचे, 20 खत्म किया हम। अब ये वाला जो रिप्रोडक्शन और पब्लिकेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल गैजेट में जो लेजिस्लेचर के आया है, या फिर कोई एक्ट है, कोई यही जो मैं बता रही हूँ, कोई लॉ आया है, ठीक है, कोई रिपोर्ट आई है कमिटी की या कमीशन की, कोई जजमेंट आया है। जजमेंट अगर हमने कोर्ट में दिखाया दोबारा कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने जज दिया था, ये मेरे एप्लीकेंट की एप्लीकेशन में भी है, मैंने अपनी प्लेंट में वो डाला हुआ, तो क्या इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे? नहीं बोले। बहुत सारी चीजें बच्चों तुमको पता भी है कि इसको थोड़ी मैम इन्फ्रिंजमेंट कहेंगे, लेकिन वो अब उन्होंने लॉ में लिखा है तो हमने तो पढ़ना ही है और हमें आंसर लिखना ही है। कोई चीज को इंग्लिश में या इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, अगर एमसीए का ऑर्डर आता है इंग्लिश में, तुमने उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया तो उसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। फिर मेकिंग पब्लिशिंग ऑफ पेंटिंग, ड्राइंग, एनग्रेविंग, फोटोग्राफ ऑफ अ वर्क ऑफ आर्किटेक्ट, उसको भी हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलते, ठीक है। पेंटिंग, ड्राइंग, एनग्रेविंग अ फोटोग्राफ या कोई स्कल्पचर, अगर मैंने एक हैंडी आर्टिस्टिक कुछ बनाया है, उसको उसकी पेंटिंग बना दी उसने, तो उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहेंगे। कोई मूवी का पोस्टर है, वो अच्छे से कॉपीराइट पे होके आएगा कि ये मूवी का पोस्टर है, उसकी मैंने पेंटिंग बना दी, उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलते। Inclusion of cinematographic film artists performing permanently situated in a public place or premises to which the public has access. अब अगर कोई कोई सीरीज वगैरह आ जाती है, ठीक है, अब वो उस चीज पे परफॉर्म कर रहा है, फिर मार्केट में जब उसका प्रमोशन करने जाते हैं फिर से वो चीज परफॉर्म करते हैं, फिर जहां प्रमोशन करने जाते हैं वहां पे फिर से वो चीज एनैक्ट करके दिखाते हैं, तो इसको भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहते हैं, ठीक है। ऑथर अपनी बुक ओन करता है, ठीक है, उसे उसकी 10 कॉपीज बनानी है, उसको भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। एक डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल का कोई भी टेक्निकल वर्ड बनाना है, या फिर 3 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, इसको भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब शेप ऐसा है, तुम्हें शेप चेंज करना है, इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलते। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर इन अकॉर्डेंस विद आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, और भाई इंटीरियर डिजाइनर डिजाइन दी है,
वैसा तुमने कंस्ट्रक्शन करना है तो उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलते, ठीक है, क्योंकि वो डिजाइन का आपने कॉपी करके बिल्डिंग बना दी तो उसको इन्फ्रिंजमेंट। अब ये तो उसने दी है, कई बार हम पिन इंटरेस्ट से भी देख देख के वैसा घर बनवा लेते हैं, तो उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहते हैं। इसको शॉर्ट में मैं दूंगी तुमको, थोड़ी 33 याद करके जाना है, और वो 33 तुमसे मांग भी नहीं रहा है, इसमें से गिन के तुम्हें 10 याद होनी चाहिए। 10 तो आएंगे, सब तुम बता ही दोगे, छोटे छोटे बता ही दोगी ना, तो अगर वो आएगा भी तो जैसे मैं तुम्हें उसका इन्फ्रिंजमेंट ट्रेडमार्क का नोट किया सबने, वैसे इसका भी दे दूंगी, ठीक है। तो अपने टेलीग्राम पे लिया होगा ना ट्रेडमार्क का आंसर, तो इसका भी दे दूंगी। फिर है मेकिंग एम्फोरियल रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन ओन फैसिलिटीज टू ओन ब्रॉडकास्ट ऑर्गेनाइजेशन इन अ वर्क। अब कई बार क्या होता है, म्यूजिक तो बन जाता है, फिर उसको मूवी में ऐड किया जाता है, ठीक है। अब वो गाना है ओ हो, वो इंग्लिश हिंदी मीडियम जो मूवी थी उसमें आया है वो गाना, हमने बचपन से सुना हुआ है उनको बोल, तो हाँ वो रीमिक्स बनाया हुआ है। तो अब अगर आपने वो उसका कॉपीराइट खत्म हो गया, उसको अगर इंक्लूड किया तो फिर उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे, और लाइसेंस लेके किया है तो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ लिटरेरी ड्रामेटिक और कम्युनिकेशन टू पब्लिक इन अ बोनाफाइड रिलीजियस सेरेमनी, तो भी उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। वही गणपति में जाके सेम डांस कर दिया तो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं। इम्पोर्टेशन ऑफ कॉपीज कर रहे हो, लोगोज प्रमोशनल और एक्सप्लेटरी मटेरियल प्योर इंसिडेंटल और अदर गुड्स बीइंग इंपोर्टेड लॉफुली, लीगली करोगे कोई भी चीज का इंपोर्ट और यहाँ पे पब्लिश करोगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अडेप्शन रिप्रोडक्शन इशू ऑफ कॉपीज और कम्युनिकेशन टू पब्लिक इन एक्सेसिबल फॉर्मेट बाय एनी पर्सन फैसिलिटिंग विद डिसेबिलिटीज टू एक्सेस द वर्क इंक्लूडिंग शेयरिंग। अब पर्सन लोग कुछ है ऐसी जगह है जहां सब लोग डिसेबल है, वो लोग जाके मूवीज नहीं दे सकते, तो उनके लिए हम, कुछ पर्सन बोला मैंने, सब लोग कैसे डिसेबल है, अपन कहाँ डिसेबल है, अपन मूवी देखने जाते हैं। तो जो लोग मूवी देखने नहीं जा पाते हैं उनके लिए अगर स्क्रीन लगा दी गई और उनके लिए सेम ड्रामेटिक लिटरेरी वर्क स्क्रीन में दिखा दिया गया तो भी इनको इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहें, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, डिसेबल लोग वो चीज देख सके, ठीक है। रेमेडीज प्रोटेक्शन और ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज पढ़ के आना फिर तुम। ओनर्स ऑफ द राइट, ओनर्स ऑफ कॉपीराइट क्या होंगे, एक्सक्लूसिव लाइसेंसी, ठीक है, दे सकता है किसी को भी, डिस्क्लोज कर सकता है जब चाहे अपनी बुक पब्लिक में, ठीक है, ये उनके पास राइट्स हैं। अच्छा, अगर तुम्हारा एक्सक्लूसिव राइट किसी ने तोड़ा है तो तुम्हारे पास सिविल रेमेडीज भी है, सिविल एक्शन भी ले सकते हो, सामने वाले को इम्प्रिजमेंट भी दिला सकते हो, यानी क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हो, या फिर बॉर्डर एनफोर्समेंट भी कर, बॉर्डर एनफोर्समेंट इंटरनेशनल के हिसाब से, ठीक है। बाहर जाके भी अगर तुम्हारा कॉपीराइट का डिस्ट्रक्शन हुआ है तो एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन, कोई भी नोइंगली रिमूव करता है, ऑल्टर करता है कोई भी इंफॉर्मेशन विदाउट अथॉरिटी, या डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंपोर्ट करता है, ब्रॉडकास्ट करता है टू पब्लिक विदाउट अथॉरिटी, कॉपीज बनाता है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन करेगा या फिर परफॉर्मेंस कर देगा, ठीक है, तो इसके ऊपर तुम्हारे पास राइट है और इसको तुम इम्प्रिजमेंट दे सकते हो 2 साल के, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो तुम्हारे ही मैनेजमेंट ने ये गड़बड़ कर दी तो उसको कितने साल की जेल, 2 साल की। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज में बस लोग एक ही पेनाल्टी है, 6 months to 3 years, 50,000 to 2 lakhs, एक ही पेनाल्टी है, 6 months to 3 years, 50,000 to 2 lakhs। लिख लिया सबने। लास्ट टॉपिक बस ये है कि अगर इन्फ्रिंज कॉपीज पकड़ी गई तो पुलिस ऑफिसर के पास राइट है तुरंत तुरंत उसे सीज करने का, कि आप इसे मार्केट में सेल नहीं कर सकते, आपके पास इसका कोई भी एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, ठीक है। इतना तुम लेकिन जरूर